हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको बताना है कि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग के क्रम में होती है। आपको बताना है शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग कितने परसेंट तक होती है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 97%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 97%। शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 97%, जो कि शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। अब चाहे स्टेप डाउन एकल चरण पावर ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टता दी गई है 22 kV तथा द्वितीयक वोल्टता दी गई है 220 वोल्टेज। जब द्वितीयक में 100 एम्पियर की लोड धारा प्रवाहित हो रहा है तो प्राथमिक में धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एम्पियर, जो कि कैसे आएगा आपको ध्यान रखना है। N1/N2 बराबर V1/V2 बराबर I2/I1। ये सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें V1 का मान दे रखा है 22 kV यानी कि 22,000 अपॉन द्वितीयक वोल्टेज का मान दे रखा है 220 वोल्टेज बराबर द्वितीयक वाइंडिंग की धारा का मान दे रखा है 100 एम्पियर और हमको I1 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे, 2 जीरो चली जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो और 22 से 22 चला जाएगा। तो I1 का मान कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक एकल चरण ट्रांसफार्मर जिसमें पूर्ण भार पर 1000 वाट ताम्र हानि है। आपको ध्यान रखना है, पूर्ण भार पर 1000 वाट की ताम्र हानि दी गई है, उसे अर्ध लोड पर ताम्र हानि कितनी होगी। तो आपको बताना है अर्ध लोड पर उसकी ताम्र हानि कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी 250 वाट। आपको ध्यान रखना है, अर्ध भार पर पूर्ण लोड भार का 1/4 ताम्र हानि होती है। तो 1000 का 4 का भाग देंगे 250 वाट, जो कि उसकी ताम्र हानि होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। एक युक्ति का एक अंक बनाने के लिए दो असमान धातुओं जैसे कि लोहा और तांबा को मिलाया जाता है। जब संधि को तापित किया जाता है जिससे कि वह वायर मुक्त छोरों के आर पार एक वोल्टता उत्पन्न होती है, उस युक्ति को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे हम थर्मोकपल कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। वे मापन कौन से हैं जिसके लिए बिना बैटरी के एनालॉग मल्टीमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। आपको बताना है वह मापन कौन से हैं जिसके लिए बिना बैटरी के एनालॉग मल्टीमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए वोल्टता धारा एम प्रतिरोध, ऑप्शन बी वोल्टता व धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी प्रतिरोध एम वोल्टता। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वोल्टेज धारा एम प्रतिरोध मापने के लिए एनालॉग मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। सीटी या धारा ट्रांसफार्मर के टर्मिनल से एन एमीटर को वियोजित करते समय क्या बचाव करना चाहिए। आपको बताना है धारा ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को एमीटर से वियोजित करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, एमीटर को वियोजित करते समय करंट ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। एक मापन उपकरण में पॉइंटर के पीछे एक दर्पण लगाने का उद्देश्य क्या होता है। आपको बताना है एक मापन उपकरण में पॉइंटर के पीछे एक दर्पण लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए स्केल व दर्पण से प्रदीप्ति होती है, ऑप्शन बी पॉइंटर मुड़ा है या नहीं यह देखने हेतु, ऑप्शन सी अर्ध पारदर्शी होने के कारण दर्पण उपकरण एवं आंतरिक निर्माण के अध्ययन में सहायक होता है, ऑप्शन डी पॉइंटर एवं उसके बीच बिंब के बीच के पैरेलक्स को हटाते हुए पाठ्यांक त्रुटियों को मुक्त करने हेतु। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी पॉइंटर एवं उसके बीच के पैरेलक्स को हटाते समय पाठ्यांक को त्रुटि से मुक्त करने हेतु इस मापन का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। शक्ति उप परिपथ में प्रयुक्त तांबा चालक का न्यूनतम चालक क्षेत्र कितना होना चाहिए। आपको बताना है शक्ति उप परिपथ में प्रयुक्त तांबा चालक का न्यूनतम चालक क्षेत्र कितना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5 mm² इसका क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। एक उद्योग में 200 की संख्या में 200 वाट के हल्का भार है जिसमें कितने उप परिपथ की उपेक्षा होगी। आपको बताना है कि एक उद्योग में 200 की संख्या में 200 वाट के हल्के भार लगे हुए हैं, तो उसके अंतर्गत परिपथ में कितनी संख्या की आवश्यकता होगी। तो आपको हल करना है। तो इसमें आपको
पावर कितनी होगी, 200 इंटू 200 बराबर 40,000। 40,000 इसकी पावर हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि हल्के भार के लिए 800 वाट के वो परिपथ की आवश्यकता होती है। तो 2 जीरो चली जाएगी और 8 पंजे 40 यानी कि 50। इसमें 50 वो परिपथ की उपेक्षा होगी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, घरेलू वायरिंग में न्यूट्रल तार को किस रंग से पहचाना जा सकता है। आपको बताना है घरेलू वायरिंग में की जाती है, उसमें न्यूट्रल तार होता है, उसे हम किस रंग से पहचानते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, इसे हम ब्लैक रंग से पहचानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, आईई के नियम के अनुसार वायरिंग संस्थापन में क्षण धारा आपको बताना है, यानी कि लीकेज करंट को किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको बताना है आईई के नियम के अनुसार वायरिंग संस्थान में लीकेज करंट का मान किससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पूर्ण भार का 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, 3 चरणीय प्रेरण मोटर के स्टेटर में निर्मित चुंबकीय क्षेत्र पर घूर्णन करती है। आपको बताना है 3 फेज प्रेरण मोटर है के स्टेटर में निर्मित चुंबकीय क्षेत्र किस पर गति करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुल्यकालिक गति व सिंक्रोनस स्पीड पर गति करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक प्रत्यावर्तक फैक्ट्री में विविध प्रकार के भार को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करता है। आपको बताना है एक प्रत्यावर्तक फैक्ट्री में विविध प्रकार के भार को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करता है। यदि इसके एक चरण को परिवर्तित किया जाता है तो यह किसको प्रभावित करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह 3 फेज मोटर परिपथ को प्रभावित करेगा, 3 फेज मोटर सर्किट को प्रभावित करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक प्रत्यावर्ती की टर्मिनल वोल्टता का भार धारा के साथ बढ़ेगी यदि क्या होगा। आपको बताना है एक प्रत्यावर्ती की टर्मिनल वोल्टता भार धारा के साथ बढ़ेगी यदि ऑप्शन ए भार प्रतिरोधक है, ऑप्शन बी भार प्रेरणिक है, ऑप्शन सी भार धारिता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी भार धारिता है, यानी लोड इज कैपेसिटिव है तो प्रत्यावर्ती में टर्मिनल वोल्टेज भार धारा के साथ में बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्यावर्तक स्टेटर के धारा परिपथ में के द्वारा ले जाई जाती है। आपको बताना है एक प्रत्यावर्तक स्टेटर में धारा बाह्य परिपथ में किसके द्वारा ले जाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा धारा बाह्य परिपथ में ले जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक धारा का मानक मूल्य क्या होता है। आपको बताना है धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक धारा का मानक मूल्य कितना होता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी 5 एम्पियर। इसके धारा का मानक मूल्य 5 एम्पियर तक होता है। और आपको ध्यान रखना है जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है उसके मानक मूल्य का मान 100 से 120 वोल्टेज होता है और धारा ट्रांसफार्मर धारा का 5 एम्पियर तक मानक मूल्य होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। आपको बताना है घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें प्रयुक्त मोटर कौन सी होती है। ऑप्शन ए डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन डी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम पूछा गया था, प्रेरक की इकाई क्या है। आपको बताना है यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी, इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। शुद्ध प्रेरण परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। आपको बताना है शुद्ध प्रेरण परिपथ है यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है, उसके शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लैंगिंग, यानी कि शून्य लैंगिंग इसका मान होता है। आपको ध्यान रखना है शून्य लैंगिंग जो कि शुद्ध प्रेरण परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, साधारणतः घरेलू वायरिंग में भू प्रतिरोध कितना होता है। आपको बताना है साधारणतः घरेलू वायरिंग में जो भू प्रतिरोध होता है वह कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 ओम से कम, इसका मान 5 ओम से कम होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आगे भी हमारी ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं